नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और कुंडली बनाना और देखना सीखे पार्ट 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है कुंडली बनाना और देखना सीखे, ये जो हमारी सीरीज है इसमें आप ये देखेंगे कि आप स्वयं कैसे अपने ज्योतिष बन सकते हैं, स्वयं कैसे अपनी कुंडली को आप रीड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली को खुद रीड करना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो मेरी सीरीज है पार्ट 1 से लेके शुरू जो अभी तक मैंने जितनी भी बनाई है आप वो पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से अच्छे और बुरे योग बन रहे हैं, कौन से योग कारक और मारक ग्रह हैं, किन किन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, किन की अच्छी नहीं है, और अभी जो दशा अंतर दशा है 8% जो आपका टाइम है वो कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, कौन से फल आपको जो ग्रह है भविष्य में देने वाले हैं, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये कुंडली बनाना और देखना सीखे पार्ट 1 से कंटिन्यू देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये जो अभी मैं सीरीज चल रही है पार्ट 1 से, तो ज्योतिष शास्त्र को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये जो अभी सीरीज है ये ABCD है। जैसे अगर हम स्पेलिंग बनाना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ABCD ये जो सारे अल्फाबेट हैं वो सारे हमें सीखने बहुत जरूरी है। तो ये सारे अल्फाबेट है ज्योतिष शास्त्र के, ABCD है। अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, इनको याद करेंगे, तभी आपको ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसमें 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 घर जो होते हैं वो एज इट इज अपने घर अपने ही स्थान पर रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये जो हमारी 12 राशियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये जो हमारे 9 ग्रह हैं वो सारे चेंज होते रहते हैं। जो 12 राशियां हैं उनमें सभी 12 राशियों में सिर्फ कर्क और सिंह राशि है, इनको सिर्फ एक एक ग्रह मिले हुए हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव, बाकी सभी राशियों को 2-2 ग्रह मिले हुए हैं। तो ये जो राशियां और ये ग्रह हैं ये भी आपको याद करना होगा, तभी आपको कुंडली जो योग कारक मारक ग्रह मैं आपको आज बताऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी हर वीडियो में है कि आज की इस वीडियो में मैं मेष और वृषभ लग्न की, क्योंकि सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि है और सेकंड राशि है हमारी वृषभ राशि, तो 2 राशियों के बारे में बताऊंगी। 2 राशियों को मैं यहाँ पर योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाते हैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी, तो आपको इससे बहुत ही अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। और जिनकी भी मेष लग्न की या वृषभ लग्न की कुंडली है तो वो भी अपनी कुंडली सामने रख के देख सकते हैं कि मैं अपने योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालूं। देखिए, जब भी हम कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं तो सबसे पहला हमारा नियम होता है कि जो हमारी राशियां हैं वो कौन से हाउस में है, कौन से घर में है, वो हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनकी डिग्री कैसी है, उनकी पावर कैसी है ग्रह की। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहा है, या फिर वो ग्रह उच्च का है या फिर वो नीच का है, तो ये सारी स्थिति देखेंगे। 6, 8, 12 में है, विपरीत राजयोग बना रहा है, वो सारी स्थिति हम देखते हैं। वैसे योग कारक और मारक ग्रह ही बताऊंगी आज की इस वीडियो में। बाकी की जो दोष और जो योग बनते हैं, जैसे कि जो दोष बनते हैं और अच्छे योग बनते हैं, जो राजयोगी बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो से आपको योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास है ये मेष लग्न की कुंडली। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की जो कुंडली के देवता है मंगल देव। तो मंगल देव को 2 राशियां मिली हुई है, एक तो मेष की और एक वृश्चिक की। तो यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर राशि, तो ये जो लग्न है और यहाँ पर 1 नंबर है लिखा हुआ, तो इसका मतलब मेष लग्न की कुंडली है, तो हम इसको मेष लग्न की ही कुंडली बोलेंगे। लग्नेश इसके जो है वो मेष कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठा जाता, जो भी ग्रह होता है या जो राशि होती है, जो जैसे मेष राशि है तो उसी लग्न की कुंडली वो मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर केंद्र में है, मंगल देव की राशि है, और दूसरी जो राशि है 8 नंबर की वृश्चिक राशि, वो है यहाँ पर त्रिक भाव में। देखिए, 6, 8, 12 मैंने आपको बताए थे बुरे ग्रह होते हैं, तो 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो मारक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर ये है और 1 नंबर मंगल देव की राशि की ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर फर्स्ट नियम से क्या हो गया है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक राशि केंद्र में है और एक राशि केंद्र में है और अगर एक त्रिक भाव में है, तो एक घर बहुत अच्छा मिला हुआ है केंद्र का, तो ये योग कारक की स्थिति में आ जाएगा वो ग्रह। तो योग कारक की स्थिति में मंगल देव आ गए। फिर हम देखेंगे उस ग्रह की प्लेसमेंट
कि वो ग्रह बैठा कहाँ है, तो हम देखेंगे मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं 10th हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में। तो ये भी एक मंगल देव को केंद्र का घर मिला है, कुंडली में केंद्र का घर मिला है। और 10 नंबर की राशि के साथ में, 10 नंबर की राशि है मकर राशि, मकर राशि के साथ में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर भी एक राजयोग बन रहा है कि जब केंद्र में कोई भी ग्रह उच्च का हो जाता है, और फर्स्ट कंडीशन से उच्च का मतलब योग कारक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है कि उनकी जो राशियां है दो, वो कहाँ बैठी होती है, तो वो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन से मंगलदेव योग कारक ही है, फिर केंद्र में उच्च के भी हो गए हैं, तो एक ये योग कारक वाली स्थिति के साथ साथ में एक राजयोग वाली स्थिति बन रही है। बाकी जो योग और दोष में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मंगलदेव क्या हो गए हैं, योग कारक, क्योंकि मंगल उच्च का भी हो गया है, तो योग कारक की श्रेणी में आएगा मंगलदेव। तो यहाँ पर लग्नेश जो है बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि मंगलदेव लग्नेश है, फर्स्ट हाउस के मालिक है। तो मंगलदेव की स्ट्रांग स्थिति बहुत अच्छी है, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद में देखेंगे हम सेकंड हाउस। सेकंड हाउस दूसरा घर, दूसरे घर में है 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, और दूसरा घर है, दूसरे और 7वें घर में मैंने आपको बताया था कि अष्टम द्वादश थोरी लगती है। अष्टम द्वादश थोरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक हो जाएगा। सिर्फ ये दूसरा घर और ये 7वां घर, ये 2 हाउस में ही हम अष्टम द्वादश थोरी लगाएंगे, बाकी किसी भी हाउसेस में हम अष्टम द्वादश थोरी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि है शुक्रदेव की। शुक्रदेव को कौन सी एक और राशि मिली हुई है, तुला राशि, 2 और 7। तो यहाँ पर एक राशि शुक्रदेव की यहाँ और एक यहाँ पर है 7 नंबर। तो यहाँ पर देखिए मंगल देव और जो शुक्रदेव है वो अति शत्रु हैं, क्योंकि मंगल देव है देवताओं की श्रेणी में और शुक्रदेव है दानवों की श्रेणी में। तो दोनों अति शत्रु हो गए हैं। तो पहली ही कंडीशन में अब इस जगह पर जब हम अष्टम द्वादश थोरी लगाते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं देखेंगे कि जो उनकी 2 राशियां है वो कहाँ है, वो हम, क्योंकि ये एक वो हो गया है कि लग्नेश का शत्रु है, यहाँ से ये लग्नेश का एंटी पार्टी है, लग्नेश का शत्रु हो गया, तो ये मारक ही होगा। चाहे उसकी स्थिति कितनी ही अच्छी हो, चाहे शुक्रदेव की स्थिति उच्च के भी होंगे तो भी वो मारक ही कहलाएंगे, क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु है। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि जो शुक्रदेव की है वो प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्रदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं। शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हैं 7th हाउस में, खुद की ही राशि में। जब भी कोई ग्रह खुद की राशि में बैठ जाता है तो वह सम हो जाता है। सम का मतलब वो नेगेटिव तो होगा, मारक तो होगा, लेकिन वो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाली उसकी कंडीशन होगी, वो सम हो जाएगा, उतने बुरे परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ पर मारक की श्रेणी में ही हम शत्रु शुक्रदेव को लिखेंगे, क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लग्नेश का शत्रु हो गया तो मारक हो गया, लेकिन उसके आगे हम सम भी लिखेंगे। इतना बुरा परिणाम वो नहीं देगा जब शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चलेगी तब। फिर उसके बाद में है तीसरा घर। तीसरा घर का जो मैं राशि है 3 नंबर मिथुन राशि। मिथुन राशि के देवता है बुध देव। बुध देव को एक और राशि मिली हुई है कन्या, वो है 6 नंबर की राशि। तो मिथुन जो बुध देव की एक और राशि कौन सी है, एक तो मिथुन और एक कन्या, तो दोनों की हम प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये क्या हो गया, सम हाउस, और फिर प्लस ये त्रिक भाव। जब सम एक घर उनको सम मिला है बुध देव को और एक मिला है त्रिक भाव बुरा घर, तो यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, मारक वाली, क्योंकि सम है वो एवरेज हाउस है, इतना अच्छा घर नहीं माना जाता, और फिर उसके साथ में एक बुरा घर और जुड़ गया है, तो स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर बुध देव मारक हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि बुध देव जो है वो बैठे कहाँ है। बुध देव यहाँ पर बैठे हैं 6, 8, 12 में, 8 नंबर 8वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बनेगा। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब लग्नेश योग कारक हो, लग्नेश की स्थिति स्ट्रांग हो, तब जब कोई भी 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह, जैसे बुध है, ये बुध एक ग्रह है, तो बुध देवता अपनी ही राशि के साथ में बैठ जाए, 6, 8 या 12 तीनों घर में से कोई भी ग्रह स्वयं की राशि के साथ ही हो 6, 8 में, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर की इन तीनों घर की बात कर रही हूं मैं। तो बुधदेव यहाँ बैठे हैं और बुधदेव की राशि भी कन्या राशि यहाँ है, तो एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। और विपरीत राजयोग बनने से जो बुधदेव है, जो मारक हो रहे थे, क्योंकि पहली कंडीशन से वो मारक थे, लेकिन वो योग कारक की स्थिति में आ जाएंगे, योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुधदेव
योग कारक हो जाएंगे और उसके आगे हम विपरीत राजयोग लिख देंगे। विपरीत राजयोग के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर है फोर्थ हाउस के जो राशि लिखी हुई है चंद्रदेव की एक ही राशि है कर्क राशि और दूसरी राशि नहीं है चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव को बहुत अच्छी राशि मिली, बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, केंद्र में बैठे हैं चंद्रदेव। उसके बाद में चंद्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ है, देखिए पहली कंडीशन से तो चंद्रदेव, क्योंकि एक ही राशि होती है इनकी कर्क राशि, तो चंद्रदेव योग कारक हो गए क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में है उनकी राशि। और फिर हम देखेंगे कि चंद्रदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं। चंद्रदेव स्वयं बैठे हैं 12वें घर में 12th हाउस में। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है क्योंकि ये खर्चों का घर है, हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, बीमारियों का घर है। तो ये जो 12वां घर है वो त्रिक भाव है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो चंद्रदेव यहाँ पर मारक हो जाएंगे। फिर देखेंगे हम 5 नंबर में पांचवी राशि है सिंह, और सिंह राशि है सूर्यदेव को भी एक ही राशि मिली है सिंह। तो यहाँ पर त्रिकोण है ये, तो ये त्रिकोण सूर्यदेव की राशि है यहाँ पर त्रिकोण में, तो बहुत अच्छी स्थिति है, योग कारक है पहली कंडीशन से। फिर हम देखेंगे कि सूर्यदेव स्वयं बैठे कहाँ हैं। देखिए कितने जने ये समझते हैं कि यहाँ पर जो राशि है सूर्यदेव की वो त्रिकोण में है, बहुत अच्छी स्थिति है, तो सूर्यदेव योग कारक हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह है वो उसकी जब प्लेसमेंट गलत हो जाएगी, चाहे वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो स्थिति काफी अच्छी हो चाहे उनकी राशियों की, लेकिन अगर वो ग्रह जो है उनकी प्लेसमेंट गलत है, वो जो ग्रह है वो खुद त्रिक भाव में आ गया है या नीच का हो गया या अस्त हो गया, तो तब वहां पर स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सूर्यदेव 8वें घर में बैठे हैं, बुरे घर में बैठे हैं, कुंडली का सबसे ज्यादा बुरा घर माना जाता है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, तो सूर्यदेव यहाँ पर मारक हो जाएंगे। फिर देखिए बुध देव की हो गया, शुक्र हो गए, मंगल देव हो गए। तो फिर हम देखेंगे बृहस्पति देव की 9 नंबर धनु राशि यहाँ पर है, और धनु एक और बृहस्पति देव की है मीन राशि। तो बृहस्पति देव को भी 2 राशियां मिली हुई है, धनु और मीन। तो एक राशि ये यहाँ रही त्रिकोण में, तो त्रिकोण में बहुत अच्छी स्थिति है। तो त्रिकोण और यहाँ पर एक त्रिक भाव, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोण प्लस त्रिक, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा घर है और एक प्लस त्रिक भाव मिल गया है, तो योग कारक की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन से जो बृहस्पति देव है वो योग कारक हो जाएंगे। फिर हम उसकी प्लेसमेंट देखेंगे कि बृहस्पति देव स्वयं कहाँ बैठे हैं। बृहस्पति देव स्वयं यहाँ बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस वैसे इतना बुरा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये फिर भी एवरेज हाउस की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति देव योग कारक हो जाएंगे। अगर बृहस्पति देव यहाँ 6, 8, 12 में होते तो उनका विपरीत राजयोग बन सकता था, लेकिन यहाँ पर 3rd हाउस में है, तो यहाँ पर बृहस्पति देव योग कारक हो जाएंगे। फिर 10वें घर में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर की राशि है शनिदेव की, मकर राशि, शनिदेव की एक और राशि है कुंभ राशि, और तो 10 और 11, तो 10 नंबर की एक ही राशि और एक यहाँ पर, ये तो एक केंद्र मिल गया और एक एवरेज हाउस मिल गया। तो पहली कंडीशन से शनिदेव हो गए हैं योग कारक। फिर देखेंगे कि शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ है। शनिदेव यहाँ पर दूसरे घर में बैठे हैं, तो बैठे भी अच्छे घर में है और दोनों राशियां हैं वो भी अच्छे घर में है, तो यहाँ पर शनिदेव योग कारक हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम राहु और केतु की। देखिए राहु और केतु का जब हम योग कारक मारक निकालते हैं तो राहु और केतु का देखते हैं कि वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, तो उसके हिसाब से उनका योग कारक और मारक ग्रह निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर राहु देव बैठे हैं 3 नंबर के साथ, मिथुन राशि के साथ में राहु देव उच्च के हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था उच्च और नीच ग्रह कैसे देखते हैं उसमें, तो यहाँ पर राहु देव उच्च के हो गए हैं, तो योग कारक हो जाएंगे। और फिर केतु देव, क्योंकि राहु देव अगर उच्च के हो रहे हैं तो केतु देव भी यहाँ पर उच्च के हो गए हैं धनु राशि के साथ में, तो केतु देव भी यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। तो ये है इस लग्न कुंडली का पूरा योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कुंडली है यहाँ पर वृषभ लग्न की है कुंडली। तो वृषभ लग्न में भी शुक्रदेव यहाँ के इसके वृषभ के स्वामी है, राशि स्वामी, और वृषभ शुक्रदेव को एक और राशि मिली हुई है तुला, तो वो है 7 नंबर। तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ राशि है 2 नंबर, एक यहाँ पे 7 नंबर। तो केंद्र प्लस त्रिक, ये मैंने आपको बताया था केंद्र प्लस त्रिक, तो योग कारक वाली स्थिति हो गई है। लग्नेश भी है शुक्रदेव। फिर देखेंगे हम लग्नेश बैठे कहाँ है। लग्नेश यहाँ पर बैठे हैं 11th हाउस में और 12 नंबर के साथ में मीन राशि के साथ में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के हो गए हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुक्रदेव योग कारक में और फिर लिखेंगे सामने उच्च के। तो यहाँ पर देखिए आप लग्नेश की स्थिति कितनी स्ट्रांग हो गई है। फिर देखेंगे हम दूसरा घर में राशि है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि स्वामी है बुधदेव। बुधदेव की एक और राशि है कन्या राशि, तो वो कहाँ है, त्रिकोण में, और एक दूसरे घर में। तो एक दूसरा घर मिल गया है, एक त्रिकोण मिल गया है। तो पहली कंडीशन में बुधदेव क्या हो गए हैं, योग कारक। फिर हम देखेंगे कि बुधदेव स्वयं बैठे कहाँ है। बुधदेव यहाँ बैठे हैं लग्न में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। केंद्र मिला है, बुधदेव बैठे भी केंद्र में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो सूर्य से यहाँ पर बुधदेव, क्योंकि सूर्य भी 0-1 डिग्री है, बुध भी 0-1 डिग्री, तो बिल्कुल पास से बुधदेव अस्त हो गए हैं। और बुधदेव हम अष्टम द्वादश थ्योरी से लगाए, क्योंकि मैंने आपको बताया दूसरा घर और 7वां घर वो अष्टम द्वादश थ्योरी से चलता है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी हम यहाँ लगाएंगे तो बुधदेव और शुक्रदेव अति मित्र हैं। तो यहाँ पर बुधदेव योग कारक तो हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर उनमें अस्त लिख लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताना मैं भूल गई थी कि यहाँ पर भी जो बुधदेव है, जैसे अस्त हम बाद में देखते हैं, योग कारक मारक सारा निकालने के बाद में हमको देखना है कि सूर्य देव से अस्त कौन कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य देव है 10 और 5 है बुधदेव की डिग्री। तो 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 5 डिग्री के डिफरेंस पर बुधदेव है वो अस्त हो रहे हैं। तो बुधदेव के सामने अस्त लिख देंगे हम। फिर उसके बाद में है तीसरा घर। तीसरे घर में 4 नंबर की राशि है, वो है कर्क राशि, चंद्रदेव की राशि है। तो पहली कंडीशन में क्या हो गए, क्योंकि तीसरा घर इतना अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन एक त्रिक भाव भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं। तो योग कारक हो गया है चंद्रदेव, क्योंकि एक ही राशि है, तो पहली कंडीशन से चंद्रदेव योग कारक है। फिर हम देखेंगे कि ग्रह की प्लेसमेंट कौन सी है, ग्रह बैठा कहाँ पे है। तो चंद्रदेव बैठे हैं 10th हाउस में, केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर चंद्रदेव योग कारक हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे चौथा घर। चौथे घर में 5 नंबर राशि है, सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव को एक ही राशि मिली हुई है, सूर्य सिंह राशि। तो फिर देखेंगे कि केंद्र में ही है सूर्यदेव की राशि, तो योग कारक है पहली कंडीशन से। फिर देखेंगे हम कि सूर्यदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं। सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं केंद्र में, 1st हाउस में, लग्न में, तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। तो सूर्यदेव भी यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे। देन उसके बाद में 7 नंबर शुक्रदेव हो गए हैं, बुधदेव का हो गया है। और यहाँ पर 8 नंबर है वृश्चिक राशि, और इसके राशि स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव की एक और राशि है मेष राशि। तो 8 नंबर की मंगलदेव की एक राशि ये, और एक राशि 1 नंबर 12वें घर में त्रिक भाव में। तो यहाँ पर भी अष्टम द्वादश थ्योरी लगेगी। यहाँ पर ये लग्नेश के अति शत्रु हैं मंगलदेव। फिर हमें नहीं देखना है कि मंगलदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं। अगर मंगलदेव उच्च के भी हुए तो भी वो मारक की ही श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार वो लग्नेश के अति शत्रु हैं। शुक्रदेव और मंगलदेव आपस में अति शत्रु हैं। शुक्रदेव हमारे लग्नेश है। अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मंगलदेव हैं वो शुक्रदेव के अति शत्रु हैं। मंगलदेव कि अगर हम प्लेसमेंट भी देखते हैं मंगलदेव की, तो मंगलदेव यहाँ पर देखिए कर्क राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं मंगलदेव, मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो यहाँ पर देखिए अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मारक तो हो रहे हैं, लेकिन स्थिति और ज्यादा खराब है, क्योंकि मंगलदेव नीच के हो गए हैं। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीच भंग कैसे होगा, क्योंकि ये 4 नंबर राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि के राशि स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव की एक ही दृष्टि होती है 7th दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि से भी यहाँ पर नीच भंग नहीं हो रहा है। और कोई उच्च का ग्रह है शुक्रदेव, शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि भी नहीं है जो इसका नीच भंग कर सके। तो किसी भी कंडीशन से मंगलदेव का यहाँ पर नीच भंग नहीं हो रहा है, तो मंगलदेव नीच के हो गए हैं। फिर 8वें घर में 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि है धनु राशि, बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव को एक और राशि मिली हुई है मीन राशि। तो यहाँ पर देखिए एक ये राशि त्रिक में है, और दूसरी राशि 12वें नंबर की मीन राशि वो है एवरेज हाउस है, ये सम घर है, ये 11वां घर। तो यहाँ पर एक त्रिक मिल गया है और एक मिल गया है सम। सम भी इतना अच्छा नहीं है, त्रिक तो बुरा घर ही है ही। तो पहली कंडीशन में ये जो बृहस्पति देव क्या हो गए हैं मारक। फिर हम देखते हैं कि इनकी जो प्लेसमेंट है शुक्रदेव बृहस्पति देव की वो कहाँ है। बृहस्पति देव बैठे हैं 5वें घर में त्रिकोण में, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के भी नहीं हो रहे हैं, तो इतनी अच्छी स्थिति भी यहाँ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव मारक हो जाएंगे।
उसके बाद में 9th हाउस में है 10 नंबर की राशि जो है मकर राशि, शनिदेव की राशि। शनिदेव की एक और राशि है 11 नंबर की कुंभ राशि। तो एक तो त्रिकोण मिल गया है और एक मिल गया है शनिदेव को केंद्र। तो एक त्रिकोण प्लस केंद्र, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है ये। और शनिदेव यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट देखें तो शनिदेव स्वयं की राशि के साथ में केंद्र में बैठे। अगर पहली कंडीशन से कोई भी ग्रह योग कारक हो जाता है और अगर वो केंद्र में स्वयं की राशि के साथ में हो या उच्च का भी हो, जो मैंने आपको बताया, तो एक राजयोग वाली स्थिति बनती है। शनिदेव की भी राजयोग वाली स्थिति बन रही है क्योंकि स्वयं की राशि में बैठे हैं शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे और एक राजयोग वाला राजयोग इनका बन जाएगा शनिदेव का। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर देखिए सारे ग्रह हो चुके हैं। अब राहु और केतु की हम बात करें, देखिए राहु यहां पर 8 नंबर के साथ में मैंने बताया था वृश्चिक राशि के साथ में राहु देव नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर राहु देव हम सीधे ही नीच के लिख लेंगे क्योंकि शत्रु और मित्रताएं देखते हैं राहु देव को योग कारक और मारक निकालने के लिए। फिर केतु, अगर राहु देव नीच के हो रहे हैं तो ऑब्वियसली केतु देव भी नीच के हो जाएंगे। इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि राहु देव और केतु देव हमेशा आमने सामने मिलेंगे। आप कोई सी भी कुंडली उठा के देख लीजिए, तो राहु देव उच्च के हैं तो केतु देव भी उच्च के होंगे, केतु देव नीच के हैं तो राहु देव भी नीच के होंगे। तो यहाँ पर तो देखिए सारे योग कारक और मारक ग्रह निकाले हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे हैं। तो ऐसे हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में योग कारक ग्रहों की संख्या कितनी है और मारक ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कुंडली को लेकर या मेरी वीडियो को लेकर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको उसका बहुत ही अच्छा और इजी आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।